हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स ऐसे ड्रग हैं जो रिवर्सिबली ब्लॉक करते हैं हमारे पेन को। मीन्स मुझे कहीं पे पेन हो रहा है तो अगर मैं उस जगह पे लोकल एनेस्थेटिक दूंगा तो उस पेन के सेंसेशन को कम करेगा, हमारे नर्व को ब्लॉक करेगा जिससे पेन सेंसेशन आगे ना आ सके। तो ऐसे ड्रग को लोकल एनेस्थेटिक्स कहा जाता है। आप अगर लोकल एनेस्थेटिक्स के नाम पे जाएंगे तो सारे ड्रग जैसे लिडोकेन हो गया, फिर कोकेन हो गया, इसके सफिक्स में आपको केन लगा मिलेगा। लोकल एनेस्थेटिक जनरली हमारे माइनर सर्जरी या हमारे पेन सेंसेशन को ब्लॉक करने के लिए दिया जाता है। जैसे आप अगर डेंटिस्ट के पास गए हो तो उस डेंटिस्ट क्या करते हैं, वो हमारे इसी पोर्शन में जॉ वाले रीजन को एनेस्थाइज करते हैं फॉर माइनर सर्जरी, जिससे हमें पेन भी ना हो। तो ये हो गया हमारा फंक्शन लोकल एनेस्थेटिक का। अगर लोकल एनेस्थेटिक के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग होता है और एक अमाइन चेन होता है जिसको ईस्टर के द्वारा या अमाइड के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। तो क्या हुआ, एक एरोमेटिक रिंग और एक अमीन चेन, ठीक है, इन दोनों को ईस्टर या अमाइड के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। तो लोकल एनेस्थेटिक का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको अगर देखें, अगर लोकल एनेस्थेटिक के स्ट्रक्चर को देखें तो एक हमारे पास एरोमेटिक रिंग है और एक अमीन चेन है। इन दोनों को या तो हम ईस्टर से जोड़ सकते हैं या अमाइड के थ्रू जोड़ सकते हैं। तो अगर ईस्टर से जोड़ेंगे तो ये होगा ईस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक। अगर इन दोनों को हम अमाइड के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक। तो अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो ईस्टर का एग्जाम्पल हो गया प्रोकेन और अमाइड का हो गया लीडोकेन, ठीक है। तो जनरली हम ईस्टर वाले जो भी लोकल एनेस्थेटिक है वो टॉपिकल यूज के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। रीजन क्या है कि ईस्टर वाले जितने भी लोकल एनेस्थेटिक है वो बहुत ही ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी शो करते हैं। किसी पर्सन को अगर लगाएं तो ये हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है, इसीलिए इनको हम टॉपिकल यूज ही करते हैं। इसके अलावा जो अमाइड वाले हैं, ठीक है, ये जो अमाइड वाले हैं इनका मल्टीपल बेनिफिट भी है। ये तो पहले हाइपर सेंसिटिविटी शो नहीं करता, फिर प्लाज्मा एस्ट्रेस के थ्रू ये हाइड्रोलाइज नहीं होता। क्या होता है, अगर हम कोई भी ड्रग देंगे हमारी बॉडी में वो हाइड्रोलाइज होना स्टार्ट होगा, मेटाबोलाइज होगा, पर ये वाले ड्रग प्लाज्मा के थ्रू हाइड्रोलाइज नहीं होते, प्लाज्मा एस्ट्रेस के थ्रू। इसके अलावा इनका एक्शन लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इसीलिए हम जनरली लोकल एनेस्थेटिक अगर जो भी इंजेक्टेबल है तो वो सब हम अमाइड लिंक्ड ही देते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारा लीडोकेन और इसका एग्जांपल है प्रोकेन। अच्छा, लीडोकेन और लिग्नोकेन आप कहीं पे डिफरेंट नाम सुनेंगे तो दोनों एक ही है, लीडोकेन और लिग्नोकेन दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो आप इसको फिलहाल नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो लोकल एनेस्थेटिक को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला सरफेस एनेस्थेटिक, मींस ऐसा एनेस्थेटिक जो हमारे बॉडी के सरफेस पे लगाया जाएगा जैसे स्किन, और दूसरा इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल ऐसे एनेस्थेटिक है जो हम इंजेक्शन के थ्रू हमारे टिश्यू के अंदर इंजेक्ट करेंगे। तो जो सरफेस एनेस्थेटिक है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल में। सॉल्यूबल का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने अपने स्किन के ऊपर लोकल एनेस्थेटिक अप्लाई किया तो ये मेरे बॉडी फ्लूइड के साथ सॉल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। ये ज्यादातर लिपिड सॉल्यूबल होते हैं और हमारे बॉडी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, स्किन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे टिश्यू तक पहुंच जाता है, ठीक है। और जो इनसॉल्यूबल होगा वो सिर्फ हमारे टॉपिकल एरिया को ही एनेस्थाइज करेगा, वो थोड़ा डीप तक नहीं जा पाता है, इनसॉल्यूबल होता है। उसके बाद आता है इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल को भी हमने तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट पोटेंसी इंटरमीडिएट ड्यूरेशन, और तीसरा हाई पोटेंसी हाई ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। तो अभी मैं इनके क्लासिफिकेशन लिख देता हूं। एलिमिस लोकल एनेस्थेटिक्स। तो ये हो गया आपके ड्रग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। इसके बाद ये हो गया सरफेस लोकल एनेस्थेटिक। ये है इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक के अंदर आएगा ये।
ये हो गया आपके सरफेस, ये हो गया आपके इंजेक्टेबल। तो सरफेस को फर्दर डिवाइड किया गया है सोल्यूबल इनसोल्यूबल में, और इसमें आ गया इंजेक्टेबल में शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे मोड ऑफ एक्शन कि लोकल एनेस्थेटिक कैसे काम करते हैं। अगर आपको याद हो कि एक्शन पोटेंशियल क्या है तो इजी हो जाएगा हमारे लिए लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना। तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम देखते हैं लोकल एनेस्थेटिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने से पहले थोड़ा सा हम एक्शन पोटेंशियल देखते हैं कि एक्शन पोटेंशियल क्या है। तो हमें पता है कि ये हमारा नर्व है, ठीक है, न्यूरॉन है। तो ये हमारा एक न्यूरॉन है जिसके थ्रू हमारा पेन या कोई दूसरा सेंसेशन क्रॉस होगा दूसरे न्यूरॉन तक। अब लोकल एनेस्थेटिक का एक्शन समझने पहले हम देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल क्या है और हमारे न्यूरॉन में कंडक्शन कैसे हो रहा है। जस्ट क्विक हम ब्रीफ देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले ये हमारे लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल है। तो क्या होगा, जब भी कोई ड्रग जैसे कोई भी लाइगेंड आ सकता है या हमारा कोई न्यूरोट्रांसमीटर आके इस पे बाइंड करेगा, ठीक है, इस रिसेप्टर पे बैठेगा, तो क्या होगा, यहाँ से सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट होगा तो यहाँ से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन में अभी तो आराम से रेस्ट कर रहा है ना ये हमारा न्यूरॉन, जब तक सिग्नल कंडक्ट करेगा तो उससे पहले ये रेस्ट में। अभी जैसे लाइगेंड आके बैठा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगे। ये सोडियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कैटायंस है, तो अंदर इसके पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग गए। अब ये क्या होगा, धीरे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से धीरे धीरे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचेगा। अब जैसे ही ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंचता है तो क्या होता है, ये सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, ठीक है, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या करेंगे, एक साथ सब खुल जाएंगे। ये पहुंचा, ये इस पे आके यहां तक हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पहुंचा, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इधर, पहले यहां तक पहुंचा, ये ओपन कर देगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज और आने लगेगा, ठीक। फिर ये इस पे जाएगा, धीरे धीरे कंडक्शन हो रहा है ना, आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आके बाइंड करेगा, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएगा, ये वोल्टेज सेंसिटिव है, जैसे -55 पे पहुंचेगा, वोल्टेज सेंसिटिव है, ये क्या करेगा और भी सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से भी इन्फ्लक्स स्टार्ट हो गया, ये धीरे धीरे इस पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इस पे आएगा, ये भी सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट कर देगा। तो होता क्या है, कंडक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव इस पे आया, ये पॉजिटिव ने और पॉजिटिव को अंदर डाल दिया, फिर ये यहाँ से आया, ये भी पॉजिटिव को अंदर डाल रहा है। तो दो चीज आप कंफ्यूज मत होना, ये लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल है, मींस जब इस पे कोई ड्रग आके बाइंड करेगा तब ये ओपन होगा। और ये क्या हुआ, ये वोल्टेज सेंसिटिव है, मींस वोल्टेज सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि जैसे ये इस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंचेगा तो इस वोल्टेज को, इस पोटेंशियल पे ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, ठीक है, इसको लाइगेंड की जरूरत नहीं होती। तो धीरे धीरे कंडक्शन आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे एक्शन पोटेंशियल की ओर जा रहा है। जैसे एक्शन पोटेंशियल पे पहुंचा, इसके एट द एंड टर्मिनल पे क्या होगा, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स में स्टोर्ड है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, ये फर्दर आगे जाके अपने सिग्नलिंग को भेजेगा। तो ये हो गया आपका जनरल मैकेनिज्म। तो ऐसे होता है, फिर हमारा क्या होता है, ये रीपोलराइज होने लगता है। इस ऑप्शन को क्या कहते हैं, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन, और ऊपर से जब नीचे आता है तो इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब लोकल एनेस्थेटिक काम कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज्म, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, इन पे बाइंड करके इनके थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है। मींस ये पहले यहाँ पे बाइंड कर रहा था, मींस यहाँ पे इस पोटेंशियल पे ओपन हो रहा था, इसका थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया, अब ये काफी ऊपर जाके बाइंड करेगा। इस कंडीशन में होता क्या है, मान लो ये थोड़ा ऊपर जाके ये ओपन होगा, अब हुआ क्या, सोडियम तो जितना इन्फ्लक्स हो, इसको तो कंडक्शन के लिए, आगे बढ़ने के लिए और पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है। अब ये पॉजिटिव चार्ज का थ्रेशोल्ड ऊपर जा चुका है, ये वोल्टेज अब सेंसिटिविटी इसकी कम हो गई और ज्यादा इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो यहाँ पे कितने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, ये एक, चलो मान लिया बहुत सारे आ गए, इसने एक को ओपन किया, थोड़ा और आगे होंगे तो दो को ओपन किया, मैक्सिमम तीन को ओपन कर दिया, उसके बाद तो ये नहीं जा सकते ना, एक लिमिट होगी इसकी पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इन्फ्लक्स होने की, यहाँ से तो आ ही नहीं रहे, ठीक है, किसी तरह इन्होंने इसको ओपन करने की कोशिश की, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, पर ये तो अभी ओपन ही नहीं हो रहे ना,
ये पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, यहां से इन्फ्लक्स हुआ इसका, ये थोड़ा आगे गए, इसको भी कोशिश किया पहुंचे नहीं, इसको भी कोशिश किया पहुंचे नहीं, एक टाइम बाद ये पॉजिटिव चार्ज का कंडक्शन 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 नोड ऑफ रेनवियर तक ही रह जाते हैं। 2 से 3 नोड के ऊपर ये जा ही नहीं पाते। रीजन आपको समझ में आ गया होगा। सोडियम गेटेड जो भी हमारे चैनल है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ये ओपन ही नहीं होते क्योंकि इनका थ्रेशोल्ड बढ़ चुका है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इसका बढ़ चुका है। क्यों? लाइक ये जो हमने एनेस्थीसिया लिया था, ये जाके इस पे बाइंड करता है, ठीक है, और इसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बढ़ा देता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ? लोकल एनेस्थीसिया बाइंड टू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल and increase its threshold potential। ये आपका बेसिक एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। जो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, हम इसके स्टेट को देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, इसके कौन कौन सी स्टेट है। पहला है एक्टिव स्टेट, दूसरा इनएक्टिव स्टेट और एक है रेस्टिंग स्टेट। हम तीनों स्टेट को देखते हैं कि हो क्या रहा है। लोकल एनेस्थेटिक जब बाइंड कर रहा है तब क्या होता है और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। अब सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जब रेस्ट के पोजीशन में होता है तब इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर सबसे पहले देखें इसका रेस्टिंग पोजीशन में स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर हुआ हमारा रेस्टिंग पोजीशन पे हमारा वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल का। तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम रहता है हमारे आयन चैनल जैसा, मींस 5 सब यूनिट का बना होगा। ये 2 अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा का, ठीक है। अगर इसके फ्रंट पोजीशन से देखें, हम अगर फ्रंट साइड से देखें तो ये रेस्टिंग पोजीशन पे कैसा है, इस टाइप से क्लोज्ड है, ठीक है। ये इसका एम गेट या मेक गेट है, एम गेट या मेक गेट, ठीक। होता क्या है, ये रेस्टिंग पोजीशन पे, क्लोज पोजीशन पे ऐसा रहता है। जैसे ये एक्टिव होता है, मींस सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंचा, तो क्या होता है, ये एक्टिव होता है। ये अभी ऐसा बंधा हुआ है, जैसे एक्टिव होगा ये ओपन हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसे भी, जैसे भी ये दोनों गेट ओपन हो जाएंगे। ये गेट ओपन होते ही सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से सोडियम अंदर आना शुरू, ठीक है। अब होता क्या, थोड़ी देर बाद जैसे अब ये पहुंचने लगा तो थोड़ी देर बाद ये हॉल्ट गेट है, एच गेट या हॉल्ट, हॉल्ट मीन्स रोकना। तो हॉल्ट गेट एक पूछ जैसा है। ये सीधा पूछ क्या करता है, इन दोनों के बीच में ये पूछ आके इस पे बाइंड करके इसको बंद कर देता है, ठीक है। अभी इस पोजीशन में अभी ये ओपन है, ठीक है। ये कहीं और पे जाके ओपन है, यहाँ से भी सोडियम का इन्फ्लक्स हो सकता है इजीली। जैसे ही थोड़ी देर बाद ये ओपन होने के फ्यू मिली सेकेंड में ही ये पूछ आके क्या करता है, यहाँ से इसको बाइंड कर देता है। ये उठ के आके पूछ यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। अब ये बंद हो गया, नीचे से बंद हो गया। ऊपर से खुला रहता है पर नीचे से बंद हो जाता है। अब नीचे से अगर बंद हो जाएगा तो सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है, पहले ये आया, इस पर बाइंड किया, कुछ सोडियम आते ही ये आगे बढ़ गया पोलराइजेशन और ये बंद हो गया, आगे बढ़ गया, ये बंद हो गया, ये ओपन हुआ, आगे बढ़ा, बंद हो गया। इस टाइप से आगे बढ़ता है, ठीक है। हमारा पोटेंशियल न्यूरॉन से कंडक्ट होता है, यहाँ से धीरे 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 आगे जाएगा, फिर वहां से एसिटाइलकोलिन या नॉरएपिनेफ्रिन जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा वो जाके नेक्स्ट न्यूरॉन पे बाइंड करेगा और अपना एक्शन शो करेगा। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया हमारा रेस्टिंग पोजीशन पे। अब देखते हैं दो और कंडीशन, जब वो एक्टिव पोजीशन पे होगा और इनएक्टिव पोजीशन पे होगा। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया कि रेस्टिंग पोजीशन पे क्या है। ये इसका क्लोज्ड है, एम गेट, जैसे ही एक्टिव होगा एम गेट खुल गया, सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो गया। कुछ मिली सेकेंड बाद भले ये खुला रहता है, नीचे से एच गेट या हॉल्ट गेट बंद कर देता है, सोडियम का इन्फ्लक्स रुक जाता है, ठीक है। तो पहला है हमारा रेस्टिंग पोजीशन। रेस्टिंग पोजीशन में क्या है, गेट हमारा क्लोज्ड है और सोडियम का इन्फ्लक्स रुक चुका है।
उसके बाद है हमारा एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट कब है? जब धीरे धीरे ये डीपोलराइजेशन की ओर जा रहा है और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्रॉस करते ही सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये सोडियम अंदर आ रहा है सेल के। इसका थर्ड है हमारा इनएक्टिव स्टेट। इनएक्टिव स्टेट में क्या होगा? ये पहले जैसे ही अंदर आ रहा था, कुछ मिली सेकेंड बाद ये हमारा हॉल्ट गेट इसको क्लोज कर देता है और सोडियम का इन्फ्लक्स रुक जाता है। इससे क्या होगा? सोडियम का इन्फ्लक्स रुकेगा और डीपोलराइजेशन भी रुक जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर नहीं आएगा तो डीपोलराइजेशन रुक जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा ना। तो ये हो गया आपका जनरल मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं कि हमारे सेल के अंदर, हमारे न्यूरोनल सेल के अंदर ये वर्क कैसे कर रहा है। लोकल एनेस्थेटिक यहाँ पे कहाँ पे बाइंड कर रहा है और कैसे अपना एक्शन शो करता है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे न्यूरॉन पे ये लोकल एनेस्थेटिक कैसे एक्ट कर रहे हैं और कैसे इसको ब्लॉक कर रहे हैं। अब हम हमारे एक्सोनल मेम्ब्रेन में देखते हैं कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर ये चैनल रेस्ट पे होगा तो इसका एम गेट क्या होगा? बंद रहेगा। ठीक है, यहाँ से बंद है तो सोडियम जो भी बाहर घूम रहा होगा, हमारे एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर जो भी सोडियम घूम रहा होगा वो अंदर नहीं आ पाएगा और वो इसके साइड से चले आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एम गेट क्या है? अभी बंद है। उसके बाद एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट में क्या होगा? ये एम गेट यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, एम गेट ओपन हो जाएगा और सोडियम इजीली अंदर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सोडियम अंदर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा एच गेट भी ओपन होगा। ठीक, एच गेट भी ओपन है। यहाँ पे भी रेस्टिंग पोजीशन पे क्या रहता है? एम गेट बंद रहता है और एच गेट हमारा फ्रीली ओपन रहता है। अब जैसे ही ये सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो चुका है, ये एक्टिव पोजीशन पे, कुछ मिली सेकेंड बाद, ठीक है, मिली सेकेंड बाद ये एच गेट क्लोज हो जाता है। यहां से एच गेट क्या होगा? ये इस पे आके बाइंड करेगा और एच गेट क्लोज हो जाएगा। भले ही यहां से ये एम गेट ओपन रहे, अब नीचे से तो बंद हो चुका है, एच गेट बंद हो चुका है, तो हमारा सोडियम क्या करेगा? यहां से तो चला आ रहा था, सोडियम यहां से अंदर आ जा रहा था और इस केस में सोडियम यहां से फिर वापस चले आएगा। तो ये जनरल कंडीशन है हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का। तो लोकल एनेस्थेटिक क्या करेगा? ये अपने रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट पे आके बाइंड करेगा और इन चैनल को स्टेबलाइज कर देगा। अगर ये स्टेबलाइज हो जाएंगे तो इनका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मींस पहले अगर -55 पे ये ओपन हो रहे थे तो अब इनके पोटेंशियल बढ़ चुका है, इनको और चार्जेस चाहिए होगा अपने आप को ओपन करने के लिए। तो जो जनरली होता क्या है, हमारा लोकल एनेस्थेटिक जनरली बेसिक फॉर्म में है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्म में, बी से बेस फॉर्म में कर सकते हैं, लिपोफिलिक फॉर्म में है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में कभी कभी आयनाइज भी हो जाते हैं, ये कैटायनिक फॉर्म में आयनाइज हो जाते हैं। बट अगर ये आयनिक फॉर्म में होगा तो हमारे लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो अगर इन केस भी ये क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो फिर से हमारे एक्सोन के प्लाज्म में, एक्सोप्लाज्म में आके ये फिर से, तो जो हमारा लोकल एनेस्थेटिक है ये बेसिक फॉर्म में है। ठीक है, ये अपने आप को कैटायनिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है और बेसिक फॉर्म में तो एक्सोप्लाज्म के अंदर आके फिर से कैटायनिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर पे ये कैटायनिक फॉर्म ही बाइंड करता है, इसी की एफिनिटी सबसे ज्यादा है। ये जो कैटायनिक फॉर्म है यही इस पे बाइंड करता है। तो अब होगा क्या? बहुत ही रेयरली इसको क्रॉस कर पाता है, इसीलिए रेस्टिंग पोजीशन पे ये ज्यादातर लोकल एनेस्थेटिक अपने आप को फंक्शन नहीं कर पाते हैं। रेस्टिंग पोजीशन पे इनकी फंक्शनैलिटी बहुत कम रहती है, ये ज्यादातर ब्लॉक्ड रहते हैं। तो जब ये एक्टिव होंगे या इनएक्टिव फॉर्म में होंगे तभी ये अपने आप को फंक्शन कर पाते हैं। रीजन क्या है? अगर ये एक्टिव फॉर्म में तो सोडियम के साथ साथ ये भी इसके अंदर आ जाएगा और अपने साइड पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, इनएक्टिव, एक्टिव फॉर्म में क्या होगा? ये सोडियम के साथ साथ अंदर आएगा और यहाँ पे बाइंड करेगा। इन केस ऑफ इनएक्टिव फॉर्म हमें पता है ऊपर से चैनल ओपन है, ठीक है, एम गेट ओपन है, तो ये एम गेट के थ्रू अंदर आ जाएगा और अपने बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर जाएगा। तो लोकल एनेस्थेटिक क्या हुआ? या तो एक्टिव फॉर्म में बाइंड करेंगे या इनएक्टिव स्टेट पे बाइंड करते हैं।
तो हमने अब तक देखा कि हमारा लोकल एनेस्थेटिक लिपोफिलिक फॉर्म में रहता है। तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में या तो लिपोफिलिक फॉर्म में भी हो सकता है या केटानिक फॉर्म में भी हो सकता है। ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। आगे मींस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ये डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये लिपोफिलिक फॉर्म में हुआ तो हमारे एक्सोनल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके एक्सोप्लाज्म में आ जाएगा। अगर ये केटानिक फॉर्म में हुआ तो हमारे एक्सोप्लाज्म में नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं आ पाता है क्योंकि हमें पता है ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है, और लिपिड ही इसको क्रॉस कर सकता है। केटानिक फॉर्म इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। अगर ये क्रॉस नहीं होगा तो अपने साइड पे बाइंड नहीं कर पाएगा, और इन केस जो लिपोफिलिक भी क्रॉस कर रहा है तो वो डिसोसिएट होगा तभी अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, क्योंकि जो हमारा केटानिक फॉर्म है सिर्फ यही केटानिक फॉर्म अपने लोकल एनेस्थेटिक के रिसेप्टर पे बाइंड कर सकता है। इसके अलावा हमने देखा कि ये ड्रग अपने एक्टिव या इनएक्टिव स्टेट पे ही बाइंड करता है। रीजन क्या है? अब मान लेते हैं ये बाहर तो केटानिक फॉर्म में है, अब इसको यहाँ पे आके अपना एक्शन शो करना पड़ेगा। पहला अगर देखें हम रेस्टिंग पोजीशन पे, तो रेस्टिंग पोजीशन में क्या है, एम गेट बंद है। अगर ये गेट बंद है तो ये अंदर नहीं आ सकता। इसके बाद है हमारा एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट में क्या है, गेट ओपन है तो ये हमारा केटानिक फॉर्म सीधा अंदर आके इस पे बाइंड कर सकता है। फिर आता है इनएक्टिव स्टेट। इनएक्टिव स्टेट में क्या है, भले एच गेट बंद है पर ऊपर से एम गेट ओपन है और ये ड्रग एम गेट के थ्रू अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ठीक है। तो जब ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो इसको स्टेबलाइज कर देता है, इसका पोटेंशियल बढ़ा देता है। जो पहले थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मान लो -55 पे था, वो पोटेंशियल अब और ऊपर चला गया, जिससे स्टेबलाइज हो गया। अगर इसको एक्टिवेट करना है तो और ज्यादा हमें पोटेंशियल को डिपोलराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्शन क्या होगा लोकल एनेस्थेटिक का हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे, ये तो पहले इसको स्टेबलाइज करेगा और इसकी पोटेंशियल को बढ़ा देगा, ठीक है। जो पहले मान लो ये 55 -55 पे एक्टिवेट हो रहा था, अब इसका पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ चुका है, तो डिपोलराइज होने के लिए हमें और ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस की जरूरत होगी। इसीलिए ये गेट फिर जल्दी इजीली ओपन नहीं होते हैं। इसका थर्ड है हमारा डिपेंड ऑन पीके। पीके मतलब हुआ कि एक ऐसा नंबर जो एसिडिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जितना ज्यादा लो होगा पीके मींस उतना ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। लो पीके मतलब हुआ ज्यादा एसिडिक, उसका पीएच कम होगा, ठीक है। हमें पता है ना पीएच 1 to 14 तक है, तो ये हो गया लो पीएच, ये हो गया हाई पीएच। तो जितना ज्यादा लो पीएच होगा मींस उतना एसिडिक होगा। लो पीएच मींस ज्यादा एसिडिक, लो पीएच या लो पीकेए, ठीक है। तो ज्यादा जो लो जिसका पीकेए होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और ज्यादा एसिडिक होगा तो वो ज्यादा डिसोसिएट होगा, ठीक है। अगर ज्यादा डिसोसिएट होगा तो इजीली अपने रिसेप्टर पे बाइंड कर सकता है। हमें पता है डिसोसिएशन जरूरी है तभी तो ये बाइंड कर सकता है। ये वाला कैटायनिक फॉर्म ही अपने साइट पे बाइंड कर सकता है, इसीलिए हम इसको एसिडिक होना जरूरी है। तो अब तक हमने देखा कि हाँ अब ये ओपन हुआ था गेट, अगर गेट ओपन होगा तो डिपोलराइज होगा, अपना एक्शन शो करेगा, ठीक है। अब जब अपना एक्शन शो करेगा तो ये दोबारा रिपोलराइज होना चाहेगा। तो हमें पता है, अगर थोड़ा ग्राफ देखें तो जैसे ऊपर गया, ठीक है, ये एंट्री हुई, एंट्री के साथ साथ इस ड्रग ने अपने साइड पे बाइंड कर लिया और इसको स्टेबलाइज कर दिया, ठीक है। ये धीरे धीरे एक्शन पोटेंशियल पे पहुंचा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन से एक्शन पोटेंशियल पे। जब एक्शन पोटेंशियल पे जा रहा था तो ये आके अपने साइड पे बाइंड कर गया, ठीक, बाइंड करके इसको स्टेबलाइज कर दिया। अब ये एक्शन शो करके जैसे ही वो रिपोलराइज होना चाहेगा, मतलब ये नीचे आना जब चाहेगा, तो होता क्या है, ये सारे साइट अब स्टेबलाइज हो चुके हैं, ठीक है। जितने भी रिसेप्टर थे, चाहे वो सोडियम पोटेशियम चैनल हो, पोटेंशियल बाहर जाता है ना जब रिपोलराइज होता है, तो पोटेशियम चैनल भी सारे अब स्टेबलाइज हो चुके हैं। तो इस केस में क्या होगा, अब ये धीरे 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 बाहर आएगा, ठीक है। पहले तो एक झटके से बाहर आ रहा था, अब स्लोली 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 बाहर आएगा। अगर ये धीरे बाहर आएगा तो ये एक झटके में ना के टाइम लगाएगा नीचे आने में, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, इसका रिफ्रैक्टरी पीरियड भी बढ़ चुका है, और हमने देखा था एक्शन पोटेंशियल में कि जब रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है उसमें हमारा न्यूरॉन दोबारा से एक्साइट नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ गया तो एक्सॉन दोबारा से एक्साइट नहीं होगा, अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा। तो इस केस में थर्ड क्या हो सकता है, हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड इंक्रीज हो गया।
तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लोकल एनेस्थेटिक का क्या होगा, ये पहले स्टेबलाइज करेगा, थ्रेशोल्ड बढ़ाएगा गेट ओपनिंग का, और रिफ्रैक्टरी पीरियड को भी इंक्रीज कर देगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से साइट है जहां पे हम लोकल एनेस्थेटिक्स दे सकते हैं और कैसे हम दे सकते हैं, कौन सा वे होगा एडमिनिस्ट्रेशन का। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, मतलब हम लोकल एनेस्थेटिक को कैसे कैसे दे सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहला है हमारा टॉपिकल यूज, जैसे हम स्किन के ऊपर हम लोकल एनेस्थेटिक देके हमारे एरिया को हम एनेस्थाइज कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब हुआ कि हम किसी टिश्यू में पेनिट्रेट करें बाय इंजेक्शन। तो सबसे पहला हमारा टॉपिकल है, टॉपिकल के बाद जितने भी देखेंगे हम सब इंजेक्टेबल होंगे। तो इंजेक्टेबल का सबसे पहला हो गया हमारा इनफिल्ट्रेशन, मींस किसी टिश्यू के अंदर हम इंजेक्शन के थ्रू एक लोकल एनेस्थेटिक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद थर्ड है हमारा कंडक्शन ब्लॉकेज। कंडक्शन ब्लॉकेज को फर्दर डिवाइड किया गया है फील्ड ब्लॉकेज एंड नर्व ब्लॉकेज। कंडक्शन मींस एक नर्व के कंडक्शन हो रहा है तो हमने उस कंडक्शन को ही ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट है, एक है फील्ड ब्लॉकेज और दूसरा है नर्व ब्लॉकेज। तो फील्ड ब्लॉकेज और नर्व ब्लॉकेज को अगर एक डायग्राम के हेल्प से समझे तो मान लेते ये एक हमारा नर्व आ रहा है, ठीक है, जो वेरियस पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, अगर मैं इस नर्व ब्लॉकेज को देखूं तो अगर मैं इस प्राइमरी नर्व को यहां से ब्लॉक कर दूं, ठीक है, ये हो गया नर्व ब्लॉकेज। तो इस केस में क्या होगा, ये सारे नर्व जो डिफरेंट पार्ट से आ रहे हैं इन सब का कंडक्शन यहां से रुक जाएगा, ठीक है। तो ये कोई प्राइमरी नर्व को हम ब्लॉक कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहेंगे नर्व ब्लॉकेज। और फील्ड का मतलब हो रहा है एक एरिया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, अगर मैं इस पॉइंट पे इसको ब्लॉक करूं, ठीक है, ये फील्ड ब्लॉकेज हो गया। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये सिर्फ इन दोनों नर्व को ब्लॉक कर रहा है, मींस इस फील्ड को ही ये ब्लॉक कर रहा है, इस एरिया को, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम डेंटल सर्जन की बात करते हैं, तो डेंटल सर्जन में क्या हुआ, अगर कोई मेजर नर्व आ रहा है, ठीक है, तो मेजर नर्व को अगर हम ब्लॉक करें, मान लेते हैं यहां से कोई मेजर नर्व है उसको अगर ब्लॉक करें तो ये पूरे मेरे लोअर जॉ को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर सामने का फ्रंट पार्ट ही ब्लॉक हो, तो इस केस में क्या करूंगा, मैं फील्ड ब्लॉकेज देके सिर्फ इस एरिया को ब्लॉक करूंगा, ठीक है, इस फ्रंट वाले पोर्शन को ब्लॉक करूंगा। तो ये हो गया मेरा फील्ड ब्लॉकेज। और नर्व ब्लॉकेज में इसमें कोई प्राइमरी नर्व को ब्लॉक करके पूरा एरिया को ही ब्लॉक कर दे रहा हूं। अब जो इनफिल्ट्रेशन था, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन को आप ऐसे समझो कि फील्ड ब्लॉकेज ने क्या किया, ये मेरे पूरा फ्रंट एरिया को ब्लॉक किया, पूरे जॉ को ब्लॉक करने के बदले। अब मैं चाहता हूं कि मुझे कोई एक दांत निकालना है, इस केस में क्या करूंगा, मैं इस टिश्यू में इन्फिल्ट्रेट करके सिर्फ पर्टिकुलरली उसी दांत के एरिया वाले पोर्शन को ही मैं ब्लॉक करूंगा, उनको एनेस्थाइज करूंगा, ठीक है। तो ये जो फ्रंट से पर्टिकुलर एक दांत या एक टिश्यू जो मेरा ब्लॉक हुआ वो इनफिल्ट्रेशन के थ्रू हुआ। मींस अगर मैं देखूं तो किसी एक एरिया को ब्लॉक करना मेरा इनफिल्ट्रेशन हुआ। तो आई होप नर्व ब्लॉकिंग, फील्ड ब्लॉकिंग और इनफिल्ट्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को हम ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में डिलीवरी के दौरान भी स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगता है जिससे एक लोअर पार्ट पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो ये हो गया हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया। इसके बाद आता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो ये दोनों स्पाइनल के ही पार्ट है, ठीक है। तो फोर्थ हो गया हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया और फिफ्थ है हमारा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। इसके बाद फोर्थ है हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया। ये हमारे L2 से L4 के बीच में लगता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के L2 या लंबर के 2 से लंबर 4 के बीच में लगता है, जिसको कॉर्डा इक्विना भी कहते हैं। इसके अलावा फिर हमारा फिफ्थ है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ड्यूरल एरिया में लगता है, ड्यूरल जो स्पेस है वहां पे लगता है। तो ये कहाँ पे हो सकता है, या तो थोरियक के ड्यूरल स्पेस में हो या लंबार के या कॉर्डल के ड्यूरल स्पेस में हो, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, फिर एक इजीली समझ पाएंगे कि ये कॉर्डा इक्विना क्या है, हमारा ड्यूरल स्पेस क्या है
या थ्योरेक लंबर या कॉर्डल स्पेस क्या है। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इजी हो जाएगा ये समझना हमारे लिए। तो एक जनरल स्ट्रक्चर मान लेते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। ये हमारा ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड आया, ठीक है। इस पे बोन्स होते हैं, हमें पता है 33 बोन्स है हमारे इस पे। तो बोन फिलहाल अभी नहीं बनाया, तो मेन समझते हैं इसके अंदर क्या है, बोन के अंदर, ठीक। तो जो अंदर का सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। यहीं से मेजर नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। ये जो है ना स्पाइनल कॉर्ड, यहीं से हमारे मेजर नर्व्स निकलती है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड के बीच साइड से जो एरिया है, ठीक है, ये मान लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड है, इसके साइड से जो एरिया है उसी एरिया को एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। तो होता क्या है, ये मेजर तो अंदर से गया, अब यहाँ पे होता है हमारे बोन्स, ठीक है। तो ये एपिड्यूरल स्पेस के थ्रू, ये जो बोन के बीच में गैप है ना, यहीं से मेजर नर्व्स निकलते हैं, ठीक। ये आया, यहाँ से एक नर्व निकल गया, यहाँ से एक नर्व निकल गया, यहाँ से ऐसे करके निकलते हैं, ठीक। तो सेंट्रल जो मेजर जा रहा है वो तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड हुआ, और उसके साइड में जो स्पेस है उसको एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं, और इसी एपिड्यूरल स्पेस के थ्रू हमारे मेजर नर्व्स बाहर निकलते हैं, ठीक। इसके अलावा ये हमारा सर्विकल रीजन हो गया, यहाँ पे C1 to C8 नर्व्स होते हैं। ये थोरियाक रीजन हो गया, जहाँ पे T1 to T12 नर्व्स होते हैं। फिर ये लंबर रीजन, यहाँ पे L1 to L5, और सैक्रल रीजन में S1 to S5, और लास्ट में कोकिगियल नर्व, जो हमारा टेल बोन होता है, जो एकदम लास्ट में पिन जैसा चुभता है, जो टेल बोन है, तो वो है कोकिगियल नर्व, यहाँ से निकलता है। तो हम कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, थोरियक रीजन, लंबर रीजन या कॉर्डल रीजन में, से लास्ट वाले एरिया में भी हम दे सकते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो ये हो गया हमारे वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया हमने कहाँ देखा, जैसे कभी किसी पर्सन के प्रेगनेंसी में सी सेक्शन हो रहा है, तब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे ये नीचे वाला पोर्शन पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं एक्शन, लोकल एनेस्थेटिक के क्या क्या एक्शन है और वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। अब हम देखते हैं एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। तो सबसे पहला आता है हमारे सीएनएस पे। तो ये सीएनएस पे पहले तो एक्साइटेशन क्रिएट करता है, उसके बाद डिप्रेशन आता है। तो एक्साइटेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन। फॉर एग्जांपल आपने कोकेन देखा होगा। कोकेन क्या है, हमारे ब्रेन को पहले तो स्टिमुलेट करता है, पर जो लोग, कोकेन एक ड्रग है, ठीक है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं क्या होता है, पहले तो उनको बहुत एक्साइटेशन होता है, फिर धीरे धीरे उनको सब धुंधला दिखने लगता है, वो डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन इन द सेंस सीएनएस डिप्रेशन, ना कि एसएस डिप्रेशन, जो कोई पर्सन डिप्रेशन में चला गया वैसा नहीं, सीएनएस डिप्रेशन होता है, ठीक है। पहले हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद हमारा ब्रेन कुछ अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। उस पर्सन को चलने में दिक्कत होगी, सोचने में दिक्कत होगी, अनकॉन्शियसनेस होगा, ठीक है। तो सीएनएस डिप्रेशन होता है। तो सबसे पहला क्या होगा सीएनएस में, पहले वो एक्साइट करेगा, फिर डिप्रेशन कॉज करेगा। इसके बाद हमारा सीबीएस। सीबीएस में लोकल एनेस्थेटिक हमारे कार्डियक डिप्रेसेंट कॉज करता है, ठीक है। तो एक ड्रग है वोप्रिवाकिन। वोप्रिवाकिन क्या करता है, ये टैकीकार्डिया कॉज करता है, ये हमारे कार्डियक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए वोप्रिवाकिन हमेशा अवॉइड किया जाता है। तो हमारे सीबीएस पे क्या इफेक्ट होगा, ये कार्डियक डिप्रेसेंट करेगा और बीपी को कम करेगा। इसके बाद हमारे ब्लड वेसल पे, तो देखा गया है कि लोकल एनेस्थेटिक ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, क्योंकि ये सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। ये वाले ड्रग सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करते हैं, जिससे हमारा बीपी कम हो जाता है। इसके बाद हमारा नर्व कंडक्शन। तो लोकल एनेस्थेटिक हमारे नर्व कंडक्शन को ब्लॉक करेंगे, उनको रोकेंगे। तो ये नर्व कंडक्शन को ब्लॉक करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पेन को भी रिड्यूस करेगा। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था लोकल एनेस्थेटिक हमारे पेन या माइनर सर्जरी के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या यूजेस है, लोकल एनेस्थेटिक कहां कहां पे यूज किया जाता है। अगर इनके यूजेस देखें तो सबसे पहले ये हमारे पेन को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा ड्यूरिंग माइनर सर्जरी भी हम लोकल एनेस्थेटिक अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो लिडोकेन है, ठीक है, लिडोकेन क्या होता है, ये एज एंटी एरिथमिक ड्रग भी यूज किया जाता है। तो जब हम एरिथमिया के बारे में पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि एंटी एरिथमिक ड्रग कैसे काम करता है। तो अभी फिलहाल लिडोकेन एज एंटी एरिथमिक ड्रग भी यूज होता है। तो इनके यूजेस हो गए।
तो ये हो गया आपका एक्शन और यूजेस। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है लोकल एनेस्थेटिक। अगले बार हम देखेंगे जनरल एनेस्थेटिक का क्या फंक्शन है, वो कैसे काम करते हैं। तो अब तक इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।